नमस्ते जय हिंद यार। चलिए यार, सभी लोग साइंस का पीरियड शुरू करते हैं। अभी हमने मैथ वो पढ़ा, एमपीसी के पढ़ा। अभी हम करने वाले हैं क्या, साइंस। ये साइंस की पांचवी छठवीं वीडियो रहेगी। इसके पहले 4 वीडियो चैनल में पड़ गई है और काफी तगड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा ना तो जाके एक बार विजिट करके जरूर देख लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। आइए हम फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। मेनली क्वेश्चन आपसे धातु और अधातु से है, मतलब मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चन है। पेपर में कई बार आते हैं, ठीक है, तो आराम से करना है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? पारा। पारा को ही मरकरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? अधातु है लेकिन चमकीली होती है, कौन सी? आयोडीन। जंग का रासायनिक सूत्र मैंने आपको ये बहुत बार बताया है। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 into H2O, 10H2O या फिर H2O बोल देते हैं, ठीक है। जब तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा में रखा जाता है तो उस पर हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह हरा पदार्थ क्या कहलाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण। याद रखना है मैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? अक्षय, कभी नष्ट ना होने वाला कौन सा है? तो कौन सा भाई? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कभी नष्ट नहीं होगा। कोयले का कौन सा उत्पाद लगभग शुद्ध कार्बन का होता है? तो कौन सा शुद्ध कार्बन का होता है? कोक। कौन सा? कोक। काला सोना किसे कहा जाता है? किसे? पेट्रोलियम को काला सोना। याद रखो, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं क्या? काला सोना। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? सही भी कह चाहिए, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड कोयला, डीजल, चारकोल या फिर पेट्रोलियम? कोयला को कहा काला सोना किसे? काला सोना भाई साहब कोयले को कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं? कोयले को कहते हैं काला सोना। याद रखना। पेट्रोलियम के निर्माण में मुख्य रूप से किन जीवों का योगदान होता है? तो पेट्रोलियम के निर्माण में मुख्य रूप से समुद्र में रहने वाले जीवों का, इसका समुद्र में रहने वाले जीवों का महत्वपूर्ण किसको? अच्छा, काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि काला सोना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोयले को कहेंगे, पर एक बार देख लेना, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। क्योंकि काला सोना, ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन है, दोनों, ठीक है। मेनली वहां में जो आंसर है तो काला सोना कहेंगे हम कोयले को, ठीक है। कोयला राइट आंसर होगा हमारा। धातुओं को पीटकर पतले तारों में बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? तो भाई साहब कहलाती है तन्यता। पार के रूप में खींचना तन्यता। किसी चीज को पीट पीट के चौड़ा करना आघात बदनीता कहलाती है। क्या? आघात बदनीता। अभी तो यहाँ कहेंगे तार के रूप में खींचा गया तो तन्यता। किस धातु को पानी के अंदर सुरक्षित रखा जाता है? तो किसे? लाल सफेद फास्फोरस। निम्नलिखित में, हाँ, लाल सफेद फास्फोरस, पीला सफेद फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो कौन सी? जिंक धातु। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई? मीथेन। और मीथेन का सूत्र CH4। याद रखना है। सड़क निर्माण में कोयला के स्थान पर आज किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? किसका? बिटुमेन का। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। 400 से डेटा हो गया 1000। जय जय मोदी सरकार। खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए किस धातु की पन्नी का उपयोग किया जाता है? इसका? एल्यूमिनियम का। सोडियम और पोटेशियम जैसी अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को कहाँ रखा जाता है? तो मिट्टी का तेल, और मिट्टी के तेल को क्या कहते हैं बाबू? केरोसिन। ठीक है संतोष बाबू, ठीक है संतोष भाई, समझ में आ रहा है? ओके। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? किस प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा होता है? कौन सा? CNG। विश्व का पहला तेल कुआं कहां खोदा गया? तो कहां पे भाई? पेंसिल्वेनिया। कहां पे? पेंसिल्वेनिया, मतलब अमेरिका में। कब खोदा गया? तो 1859 में खोदा गया, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन। हाँ, इधर पहले ये लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम, क्या लिखा? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? उसका ज्वलन ताप कहलाता है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः
का उदाहरण है तो सफेद फास्फोरस का हवा में अपने आप जल उठना। आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। विद्युत उपकरणों का या विद्युत उपकरणों या तेल में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के किस भाग का उपयोग करता है? तो सबसे बाहरी नीला भाग। ठीक है ना, हाँ जब जलाता है तो नीला भाग मतलब ज्यादा ताप रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा आग जब ज्यादा लपट लेती है, ज्यादा उसमें ताप है तो नीले कलर की चलती है। ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी अत्यंत जहरीली गैस बनती है? तो कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना है। लकड़ी की तुलना में एलपीजी को एक अच्छा घरेलू ईंधन क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? यह धुआं नहीं छोड़ती एलपीजी, इसका कैलोरी मान अधिक होता है, इसका भंडारण और परिवहन क्या है? आसान होता है। तो तीनों कारणों से एलपीजी क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है, इधर जाइए। आजकल घरों में खाना चूल्हे के द्वारा किसके यहाँ बनता है? कोई नहीं बनाना पसंद करता ना, सब एलपीजी का यूज करते हैं। सभी के घरों में सिलेंडर है। आजकल की माताएं, हमारी बहनें चूल्हा फूकना ही नहीं चाहती है ना, उनको ऐसा है कि धुआं उनकी आंखों में लगा तो बस खाना हमसे तो नहीं बनेगा भाई, अगर गैस है तो लेके आओ, वरना तुम भी भूखे बैठे रहो, हम भी भूखे बैठे हैं, ऐसी वाली कंडीशन है। ठीक है, किसी अच्छे ईंधन का कैलोरी मान कैसा होता है? तो अधिक होता है। पटाखों का फटना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो किस प्रकार के? विस्फोट के दहन का। एलपीजी से ज्यादा है मेरी बहन, मतलब अलग ही लेवल की है, मतलब कुछ भी क्या ही कहा जाए उसके बारे में, है ना। खाना बनाने से तो ऐसे दूर भागती है कि मामला ही सेटलमेंट है ना, पता नहीं आगे क्या होगा, पर ठीक है, ठीक है, इधर करते हैं। खाने में खाना बनाने से जो आपके लिए जरूरी है फिलहाल एक सुटेबल जॉब लेना है ना, वो बन जाओ, वो चीज ले लो, फिर सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इधर जाते हैं, आगे हम क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो कौन सा? नमक का पानी। पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था? तो कौन सा था? नायलॉन। याद रखना है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? तो बर्फ का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। अरे वाह, प्रश्न सुना, अगर बर्फ है पिघल गया क्या बन गया? फिर से जमा दो, फिर बर्फ बन जाएगा ना। ये होता है क्या? बहुत रासायनिक। क्या? लकड़ी के ऊपर तुम जला दो, कोयला बनेगा। अब कोयले से क्या फिर वो लकड़ी बनेगा? नहीं ना बनेगा। कोयला बना, राख बन जाएगा, वो काम करता। फिर आप सोचो कि फिर लकड़ी बना लो, बनेगा? कभी नहीं बनेगा, है ना। तो वो कैसे परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। आगे लिखा है, जब तांबे की प्लेटों को कॉपर सल्फेट मिश्रण में डुबाकर विद्युत द्वारा प्रवाहित की जाती है तो तांबा किस इलेक्ट्रोड पर जमा होता है? तो किस इलेक्ट्रोड पर? ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर, है ना। रेशम, कृत्रिम रेशम के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसी रेयॉन। ये जो कितना सुंदर कहा गया है, रेयॉन को कृत्रिम रेशा जाना जाता है। मेरा एक दोस्त वैसे ही मानने की क्षमता है भाई, से मेरा तुझे याद कर रहा हूँ। रासायनिक परिवर्तन की पहचान क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन की पहचान क्या है? नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल अपने लकड़ी जलेगी तो क्या बनेगा? कोयला बनेगा, राख बनेगी। यह परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब एक बार जो क्रिया हो गई उस क्रिया को हम दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते। गैस का निकलना या रंग बदलना, बिल्कुल यार समझ लो। तो उपरोक्त में से सभी क्रियाएं, रंग बदलेगा ना। लकड़ी पहले कैसी थी? पीली कलर की, जलाया तो राख निकल जाएगी ब्लैक कलर की, और जलेगी तो धुआं भी निकलेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, समझदार वैसे बहुत हो भाई तुम लोग। एक बात बता रहा हूँ, जब से मुझसे जुड़े हो ना और भी ज्यादा समझदार हो गए सब। विद्युत धारा विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। नायलॉन के धागे इतने क्या लिखा है? इतने संकुचित होते हैं कि इनका उपयोग इसके निर्माण में किया जाता है। तो पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी, मछली कौन पकड़ेगा भाई? मछली ना पकड़ते हो, मछली मुझसे मछली की जगह मकड़ी पकड़ते हैं। मछली पकड़ने वाले जाले और दांत साफ करने वाले ब्रश उपरोक्त में से सभी। ठीक है, दांत साफ करता हूं ना ब्रश, वो भी इसी होते हैं। लिखा है पेट किसका एक सुपरिचित प्रकार है? तो पेट बोले तो क्या? पेट लिखा है क्या?
बॉटल, बॉटल का बोला है क्या ये? पॉलिस्टर, हाँ बॉटल के बारे में बोला गया है। बॉटल किसका होता है? एक ही परिचित प्रकार, तो किसका? पॉलिस्टर का होता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले लोहे के डिब्बों पर किस धातु का लेपन होता है? तो किस धातु का? टिन का लेपन। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए लोहे के डिब्बों पर किसका? टिन का लेपन, जिससे हवा क्रिया ना करे और वो धातु ना खराब हो, नहीं तो वरना अंदर वाली चीज भी खराब हो जाएगी। भाई हमने सुंदर सा मिठाई एक लाया पैक करके, अगर उसमें टिन की पॉलिश ना हो तो मिठाई पता चलेगी डब्बा भर ले जा रहा है, मिठाई खानी होगी, रसगुल्ला ही ना बचे अंदर, है ना? हाँ, तो उनके ऊपर टिन का हो जी। ठीक है, चूल्हे के पानी में CO2 गैस फ्राई करने पर इसका रंग दूधिया हो जाता है। किसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है? तो CaCO3 बनने के कारण। ठीक है, याद रखना है। CuSO4 के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। यह किस प्रकार की क्रिया है? यह किस प्रकार की? यह विस्थापन। तो हुआ अगर CuSO4 का विलयन है, अगर उसमें एक लोहे की कील डाल, लोहे की कील समझते हो क्या? खीला, विरंची खीरा डाल तो कैसा हो जाएगा? वह जो है तो हल्का कैसे रंग का हो जाएगा? हरा रंग का हो जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक। क्या? थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जाने पर सफेद राख प्राप्त होती है। यह रासायनिक रूप से क्या है? तो MgO। क्या है? MgO। याद रखना। क्या शुद्ध या अशुद्ध जल में से विद्युत प्रवाहित हो सकती है? तो नहीं भाई, अगर शुद्ध या अशुद्ध जल है तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया। एलईडी टीवी देखे हो ना? देखे हो ना? लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड का पूरा नाम क्या है? अरे यार मैंने तो वही बता दिया, लाइट इमिटिंग डायोड। कौन सा? लाइट इमिटिंग डायोड। बिजली के स्विच लिखा हुआ है कि बिजली के स्विच और प्लग और बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए किस प्लास्टिक का यूज किया जाता है? तो बैकेलाइट। भाई आप खाना बनाते हो ना, कुकर होता है ना आपके घर में, कुकर सेफ्टी मारने वाला, सेफ्टी देने वाला कुकर, उसका जो हैंडल होता है, उस हैंडल पे जो लगा होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, ठीक है ना? वो क्या होता है? वो होता है बैकेलाइट होता है। बैकेलाइट, जिससे हमारे हाथ पे क्या गर्म नहीं लगे और वो उससे मेटल से भी क्रिया नहीं करता है कि गर्म होकर पिघल जाए, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, वो क्या होता है? बैकेलाइट। फिर तो सोचो कुकर इतना गर्म, क्या हैंडल भी गर्म होगा? जब हैंडल गर्म होगा तो वो धातु तो पिघल जाती, वो धातु तो खाना के साथ वो भी निकल के चली जाती बाहर, है? ऐसा नहीं, तो बैकेलाइट होता है। ठीक है, उसमें ताप सहन करने की भी क्षमता होती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में कौन सी धातु मिलाई जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे? तो कौन सी? निकिल। और कौन सा? क्रोमियम और निकिल। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा? एसिटिक अम्ल होता है, याद रखना। अगली सालों कर्मचारी के कपड़ों पर आग न पकड़ने के लिए किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? किसकी? मेलामाइन की। विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? तो अम्ल, क्षार और लवण तीनों के होते हैं। याद रखना, ठीक है? याद रहेगा ना? ठीक। कौन सा? अच्छा, नॉन स्टिक कढ़ाई और तवों पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन की। किसकी? टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन और बैकेलाइट। समझ चुके हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? कमजोर विद्युत धारा को मापने के लिए एस्टर में किस बल्ब का उपयोग किया जाता है? तो किस बल्ब का? एलईडी बल्ब का। ठीक है, पानी में विद्युत धारा प्रयोग करने पर पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना कौन सा प्रभाव है? तो कौन सा? रासायनिक प्रभाव है। ठीक है, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा है? तो प्लास्टिक की थैलियां, ये उदाहरण है जैव निम्नीकरण। बाबू प्लास्टिक की थैली कभी नहीं को आज तुम गाड़ दो, 20 साल बाद जब तुम्हारे छोटे नन्हे मुन्ने से सबके घर में कोई भी बच्चे हो, उनसे बोलना जाओ वहां पे हमने पन्नी लाई, जाओ निकाल के आओ, वो पन्नी वैसी फट जरूर जाएगी, और पन्नी कभी प्लास्टिक कभी गलता है। ठीक है, तो वैसा ही रहेगा वो। चींटी के डंक में कौन सा होता है जिसके कारण त्वचा का जलन आती है? तो कौन सा? फार्मिक अम्ल। वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होने पर अम्लीय वर्षा 5.6 से कम, ये मैंने कल बताया। पर्यावरण संरक्षण के लिए 5R सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं भाई? देखो, रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल, रिमूव नहीं होता बबुआ, रिमूव नहीं होता, बहुत पूछा जाता है।
देखो ना, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, रिकवर, रिड्यूस, लेकिन रिमूव नहीं होता, हटाना थोड़ी ना होता है। ठीक है, हमारे आमाशय में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अंग प्राकृतिक रूप से स्थापित होता है? कौन सा? HCl। देखो, अगला, क्रोमियम का लेपन ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर क्यों किया जाता है? तो उपरोक्त सभी के लिए क्रोमियम का लेपन, देखने में चमकदार, इस पर खराब नहीं, मतलब खराब मतलब खरोच नहीं और जंग नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी और है भाई, 7 क्वेश्चन हुए हैं, अभी थोड़े से क्वेश्चन और है, उनको भी हम करते हैं। ठीक है, देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपके लिए कलेक्शन करके आपने आता है। ठीक है, देखो ये इतने प्यारे क्वेश्चन है, ये एग्जाम क्या ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं किसी बुक का क्वेश्चन बस छाप के ला दिए, प्रिंट करके दिखा दिया आपको। ये एग्जाम के और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे देखो सभी के साथ समस्याएं होती है कि एक दिन में एक बार में कभी चीजें समझ में नहीं आती हैं, और हम लगातार कोई चीज करते जाए ना तो हम उस चीज को धीरे 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 हम क्या करने लगते हैं, हमारा दिमाग उस चीज को ऑब्जर्व करने लगता है। ठीक है, तो भाई मेहनत करो, देख रहे हो कितना ज्यादा कंपटीशन है। मैथ रीजनिंग में तो हमें पकड़ बनानी है बहुत अच्छी, हमें जीके में भी अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाना है। आप सोचो कि मैं आपको 300 क्वेश्चन डेली सॉल्व करा रहा हूँ, 300 क्वेश्चन, आप महीने के सोचो कि 300 क्वेश्चन मैं आपको 30 दिन में कितने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे? सोचो आप कितने कितने 9000 क्वेश्चन, 9000 क्वेश्चन का सोल्यूशन, 9000 क्वेश्चन आपके दिमाग पे एक महीने में सेट हो जाएंगे। आप सोचो जीके और मैथ कितने मिनट में? मैं बोलता हूँ चलो 20 मिनट एमपी जीके, 20 मिनट साइंस और 20 मिनट इंडियन, टोटल यदि मान लेते, समझ रहे हो ना? 7 मिनट में यदि 300 क्वेश्चन यदि आप रोज सीख रहे हैं तो बड़ी बात है भाई। बाकी पूरा टाइम तो मैथ ही पढ़ रहे हैं, पूरा टाइम हम रीजनिंग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा क्लियर करो और थोड़ा अपने आप को समय दिया करो। ठीक है ना, गलत डायरेक्शन पे नहीं जाइए, अपने आप को समय दीजिए सभी लोग। ठीक है, क्योंकि वर्तमान की कंडीशन, वर्तमान में आने वाली कंपटीशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल होने वाले हैं, पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं, तो मेहनत भी हमें उस लेवल की हमें करना चाहिए। ठीक है, मेहनत अच्छे से करो तभी सिलेक्शन हो, और जम के मेहनत करो बस। अपने पढ़ाई के बाद समय निकालो अपने खाने के लिए, अपने घूमने के लिए, अपने मोबाइल चलाने के लिए, बाकी पढ़ाई लगातार चलनी चाहिए। ऐसा लोग पूछते हैं कि भैया क्या टाइम टेबल बनाए, कैसे हम कब पढ़े? यार पढ़ो ना, आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो ना, क्या समस्या बताओ, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। पढ़ाई के बाद खाने के लिए समय निकालो, पढ़ाई के बाद नहाने के लिए समय निकालो, पढ़ाई के बाद मम्मी के पास बैठने के लिए समय निकालो, इनके लिए समय निकालो। ये नहीं कि मम्मी के पास बैठे हो, बैठने के बाद पढ़ाई के लिए समय निकालो, मम्मी आता हूँ बैठने में, ऐसा नहीं होता बाबू यार। ऐसा एग्जाम निकलता है क्या बताओ? घूमने से एग्जाम निकलता है क्या? संडे हुआ भाग रहे हो लगातार, मंडे भी भाग रहे हो, हर डे। अरे यार एक दिन ठीक है, मूड चेंज करो, एक दिन घूम लो, जहां पे दर्शन करना है मंदिर पास, जहां पे जाना है बैठ लो, लेकिन 6 दिन एक ही कंसिस्टेंसी। और मैंने इस हफ्ते देखा, आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे, मैंने इस हफ्ते देखा कि आप लोगों की कंसिस्टेंसी अच्छी थी। मैंने शुरू में आपको बोला था कि देखो एक भी दिन मिस नहीं कर रहा, और वास्तव में आप लोगों ने मिस नहीं किया, ये बड़ी चीज है ना? तो लगातार करते जाओगे ना। जैसे संजना ने बोला भैया काम है, मैंने मना किया नहीं जाना, संजना नहीं गई, है ना? मतलब ये होता है कि जाएंगे संडे को चले जाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, ऐसे करके मैनेज किया करो सारी चीजें। ठीक है, वीडियो लगातार आपके ले रहा हूँ, ऑफलाइन बैच पे कितनी ज्यादा मेहनत हो रही है, समझ रहे हो ना? लगातार अच्छा मटेरियल, वैसे क्वेश्चन का लेवल, वैसा हर लेवल, और एक क्वेश्चन को इतने टाइप में बता रहा हूँ आपके लिए, सोचो कितना ही शानदार मटेरियल मिल रहा है, आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आता होगा यार। आप जब एक चैप्टर पढ़ लेते हो, आपको लगता होगा कि यार क्या ही हमने पढ़ लिया, ऐसा लगता होगा। लेकिन जिस दिन मैं भी टेस्ट लूंगा ना, आप देखना आपको और मजा आएगा, और ज्यादा मजा आएगा, जो आपके नंबर 80, 85, 87, 88 ऐसे आप नंबर देख के आओगे, और मजा, और उस आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी आपके नंबरों को देख के। ठीक है, क्योंकि आपके प्रति मेरी जो मेहनत है ना, वो निश्चल और लगातार वाली मेहनत है, लगातार। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है साधारण नमक, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। चिप्स के पैकेटों में 80 ग्राम को बचाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी? नाइट्रोजन गैस। संतोष उठाना है चिप्स का पैकेट, ये है चिप्स की पैकेट, ये है चिप्स की पैकेट, देखिए ये चिप्स की पैकेट है। अगर इस चिप्स की पैकेट को मैं खोल दूं, अभी इसमें गैस भरी हुई है, इस चिप्स की पैकेट को मैं खोलता हूं, आपको मैं खा देता हूं, ये मैंने इसको ऐसे किया, और जैसे ही मैं काटूंगा ना, ये तुरंत इससे गैस निकलती है। ठीक है, वो कौन सी गैस होती है भाई? तो नाइट्रोजन गैस होती है।
अब जब पैकेट खोला है तो ये देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, याद रखो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर और अन्य शीतल पेयों में तीखा स्वाद देने के लिए कौन सी गैस उच्च दाब पर घुली होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाती है, ठोस अवस्था। आकार और आयतन निश्चित होता है ना, आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, तो वो निश्चित है मतलब ठोस है। अणुओं की संख्या 5 में एक दूसरे को बांध के रखा है, मतलब वो क्या है, ठोस कहलाएगी। किसी द्रव का वाष्प बदलने बिना सीधे ठोस में बदलना या ठोस का सीधे गैस से बदलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कई बार पूछा, ध्यान से समझो, किसी द्रव का वाष्प में बदले बिना सीधे ठोस में बदलना या ठोस का सीधे गैस से बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। कपूर जलाते हो न बलवा, कपूर जलाते हो न बचवा लोग, कपूर जलाते हो क्या होता है, कपूर जल के कारण क्या बन जाता है, धुआं, धुआं मन जाता है ना, तो वो क्या है, वो क्रिया ऊर्ध्वपातन। परमाणु के नाभिक में कौन से प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या करना, परमाणु के नाभिक में चारों चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस गैस बिल्डिंग में उपयोग की जाती है, तो कौन सी, एसिटिलीन गैस। कौन सी, एसिटिलीन गैस। ठीक है, ठीक है। आगे क्या करते हैं, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूने का पानी का रासायनिक सूत्र है CaOH का OH। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन गैस है 78%। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, इसमें समतापमंडल में, याद रखना ये चीज। ठीक है, और ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, O3। क्या होता है, O3। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, इसकी खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। किसी तत्व के परमाणु में नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे हम आते हैं, लिखा है कि परमाणु के, अच्छा ये क्या चल गया भाई, ये कहां से आ गया, इसको बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक, परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। घेंघा रोग के इलाज में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग होता है, आयोडीन का। घेंघा रोग, देखा है ना, घेंघा गला सूंध के ये बड़ा हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। खाने वाला सोडा मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र होता है NaHCO3, क्या रहेगा आपको। ब्लीचिंग पाउडर मतलब व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या, जिसका उपयोग पानी को साफ करने के लिए, तो कैल्शियम ऑक्सी, क्या ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, CaOCl2 याद रखना है। कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी तत्व के समस्थानिक को उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60, याद रखना, कोबाल्ट 60 कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम आगे आते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, मैंने आपको बताया है कौन सा, एसिटिक अम्ल होता है। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है, तो खट्टे दूध या दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल होता है। और बताओ बबुआ, और क्वेश्चन है क्या, अच्छा अभी और है भैया। ठीक है, आगे करते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल, मैंने आपको बताया ऑक्सैलिक अम्ल होता है। इमली अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, सेब में कैसा, मैलिक अम्ल होता है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साबुन रासायनिक रूप से क्या होता है, साबुन क्या होता है भाई, कुछ वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, जिसको कि टूटी हड्डियों, दीवार की पुताई कर रहे हैं, है ना, और भी कई जगह यूज किया जाता है, क्या होता है, CaSO4 into half H2O, ये वाला CaSO4 into half H2O। जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री सेल्सियस, याद रहेगा ना आपको। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन छूटा है बबुआ, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में मतलब एसी, ठीक है, किसको उपयोग मतलब उपयोग होने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, तो कौन सी गैस होती है,
CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, याद रखना कि एसी में और इसमें फ्रिज कौन सी गैस होती है, CFC गैस होती है, तो ठीक है। आगे देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा। अंतिम के 10 क्वेश्चन और बचे। ठीक है, अंतिम के 10 क्वेश्चन भी हम आराम से करते हैं। ठीक है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। किसके, तो परमाणु क्रमांक। यह नियम हेनरी मोजले ने दिया। किसने दिया, मोजले ने दिया कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, जो किसी से क्रिया नहीं करते, तो कौन से, उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पंक्ति और कितने समूह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है, तो कितने, 7 आवर्त और 18 समूह। कई बार का पूछा गया क्वेश्चन। पीतल की दो धातुओं का एक मिश्र धातु है, तो पीतल, तांबा और किसका, जस्ते का। याद रखना है चीज। ठीक है, आगे आते हैं, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है, किस धातु को, टीन धातु को। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, जिसका गलनांक बहुत कम होता है और बिजली के तारों को जोड़ने के लिए तो सोल्डर वायर। कौन सा, सोल्डर वायर। ये आपको दिख रही है ना, एक होता है मोबाइल वाले पता ऐसे छुआता है तो उसमें तार लग जाएगी, जैसे टांके टाइप के मार देता है, तो कौन सी धातु होती है, सोल्डर वायर कहते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, जो बहुत मूल्यवान होने के कारण आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, कौन सा, 24 कैरेट। 24 कैरेट का सोना टफ होता है, तो जरा सा उसमें दबाव लगा तो कैसा टूट जाता है वो। 23 कैरेट का थोड़ा सा लचीला दबाव भी लगता है तो नहीं टूटता। ठीक है, तो 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है, इसे सब ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, जिससे एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है, कौन सा, बॉक्साइट। ठीक है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप कौन सा होता है, तो लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप आपको पता है कौन सा होता है, पीतवा लोहा। हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है, जो जलने पर पॉप की आवाज करता है, तो कौन सा, रंगहीन होता है। कौन सी गैस होता है रंगहीन, यह एक गंधहीन और रंगहीन गैस है। ठीक है, तो हमने ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन किए डॉक्टर पार्टी साइंस के किए और बहुत प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी सीरीज आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे पड़ी है, प्लीज चैनल को फॉलो कर लीजिए और लगातार जुड़ जाइए। ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, अपने सपने को पूरा करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।